इति नामिने नमस्ते सरस्वत्यै वाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि और भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। प्रणाम डियर डेवोटीज। सॉरी कल सेशन नहीं हो पाया, आज भी सेशन लेट से स्टार्ट हुआ। हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे मंडे और ट्यूसडे, ये 2 दिन कृपया बताइए। प्रभुपाद गोरखपुर रहते हैं। गोरखपुर में उनका वो वहाँ जाते हैं, वहाँ के क्या नाम है, विश्वविद्यालय में जाते हैं। उनका मन रहता है वहाँ एक राधा कृष्ण मंदिर बनाने का। तो वहाँ पे फिर उन्होंने वहाँ 1 दर्जन मतलब डिसाइपल्स बनाए। तो उन्होंने मतलब कि उनको पता था कि वो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहे हैं। दे आर डूइंग 16 जपा राउंड्स। हम्म। तो उन्होंने विदाउट 6 मंथ्स का वो देखे हुए मतलब उन्होंने उनको दीक्षा दे दी। अदरवाइज मतलब अभी तो नहीं होता ऐसे, लेकिन उन्होंने उस समय प्रभुपाद को पता था, इसलिए उन्होंने उनको डिसाइपल्स बनाए। और उसके बाद वो गोरखपुर से फिर वो बनारस गए। बनारस में उनकी मुलाकात श्रीमान गौर किशोर से हुई। गौर किशोर दास बाबा नहीं है, गौर किशोर से हुई। तो वहाँ पे उनको वहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रोसेशन प्रोसेशन निकाला गया। फिर उसमें बताया गया कि प्रभुपाद एक बहुत अच्छी सुंदर एक लंबी गाड़ी, सफेद रंग की गाड़ी में बैठे, उसको उसमें 2 घोड़े घोड़े चला रहे थे, घोड़े द्वारा खींची जा रही थी मतलब। और उसमें चैतन्य महाप्रभु का एक फोटो भी था बहुत बड़ा। 2 अभिनेता बैठे थे जो राम और सीता बने थे, और 2 अभिनेता और थे जिन्होंने कृष्ण और राधा का मतलब वेशभूषा धारण किया हुआ था। और उस जुलूस उस प्रोसेशन में मतलब 3 लाख लोग थे मतलब। बहुत ज्यादा अच्छा हुआ था, उसमें 3 लाख लोग शामिल हुए थे। और उसके बाद फिर प्रभुपाद फिर अपने अपने आवास में आगे, जहाँ रुके हुए थे वहां आगे। फिर उनको वहाँ एक उनका एक मित्र का बेटा बोल सकते हैं, मतलब एक लड़का मिलने आया। वो उन्होंने उसे प्रभुपाद से भेंट की। उन्हें उसने उसको प्रभुपाद को चैतन्य महाप्रभु का एक चित्र भी उस मतलब वो दिया, भेंट दिया। फिर उन्होंने अपने पिता की फोटो प्रभुपाद को दिखाई, तो प्रभुपाद ने कहा ये मेरे मित्र ही है। तो फिर लोग उन्होंने उसे कहा कि आप तुम दीक्षा क्यों नहीं लेते हो, तुम्हारे तो मतलब यू हैव भक्ति इन योर ब्लड। ऐसे क्यों उन लोगों की बातें का कन्वर्सेशन चल रहा है अभी। ठीक है, हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी, आपने बहुत अच्छे से समराइज किया। तो हम लोग जितना समय है, 5-7 मिनट के अंदर हम अपना सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि उन्होंने बताया अभी, प्रभुपाद एक लड़का उनसे मिलता है और प्रभुपाद उसको इनिशिएशन देने के लिए ऑफर करते हैं। और वो लड़का घर जाता है और अगले दिन उसके पिता के कहने पर आता है इनिशिएशन लेने, बिकॉज अगला दिन नित्यानंद त्रयोदशी था। सो नित्यानंद त्रयोदशी इज द बर्थडे ऑफ नित्यानंद प्रभु। ठीक है। सो इट इज अ वेरी गुड ऑस्पिशियस डे, इंपॉर्टेंट फेस्टिवल। उस दिन इनिशिएशन लेने का और भी ज्यादा महत्व मिलेगा। सो दैट डे वॉज चोजन। और उनको उस लड़के को नाम मिला निरंजन दास। और प्रभुपाद ने फिर पूछा कि क्या आपके कोई सवाल है। तो वो पूछता है कि मेरा भगवान के साथ इटर्नल रिलेशनशिप क्या है। मुझे भगवान को एक सर्वेंट के जैसा देखना चाहिए, या एक दोस्त के जैसा, या उनका एक पिता के जैसा। ठीक है, क्योंकि भगवान के साथ मतलब कई प्रकार के रिलेशनशिप्स हम शेयर कर सकते हैं। सो उनको किस चीज का प्रैक्टिस करना चाहिए। अब हर रिलेशनशिप एक ही दर्जे का नहीं होता है। ठीक है, सबके अपने अपने एक रैंकिंग होती है। तो प्रभुपाद ने बोला कि तीनों में से कुछ भी हो, सर्विट्यूड हमेशा कॉमन ग्राउंड रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। अगर आप अगर आप एक पेरेंट हो, आपका कोई बच्चा, तो आप अपने बच्चे को सर्व कर रहे हो। अगर आप एक फ्रेंड हो और आपका कोई फ्रेंड है, तो आप उसको सर्व कर रहे हो। सुनने में बहुत अटपटा लगता है, आजकल दोस्त सिर्फ चुगली करते हैं। लेकिन रियल में फ्रेंडशिप का मतलब एक दूसरे को सर्व करना ही होता है, एक दूसरे का भला सोचना। और अगर हम हमारा कोई मास्टर है, हम उनका सर्वेंट होता तो ऑब्वियसली सर्व ही करना होता है। तो सर्विटरशिप जो है वो कॉमन ग्राउंड है इस सब में। सो हाँ, बट ये जरूर है
कि अगर हम हरे कृष्ण का चैंटिंग अच्छे से करें, वो 10 ऑफेंसेस को नहीं करें, तो हम ज्यादा प्योरिफाइड होंगे और हम अपना कृष्णा के साथ रिलेशनशिप को ज्यादा एक्सपांड कर पाएंगे। जैसे फ्रेंड सर्वेंट से फ्रेंड हो पाएंगे, फ्रेंड से पेरेंट, पेरेंट से कंजुगल लवर तक जा पाएंगे। सो वही बात है। और प्रभुपाद ने वार्न भी किया कि डोंट जंप। ऐसा मत सोचो कि हम डायरेक्ट भगवान के साथ टॉप मोस्ट रस को एंजॉय कर सकते हैं। पहले हमारे अंदर एक फेथ होनी चाहिए, फिर हमको डेवोटीज का संग करना चाहिए, फिर चैंटिंग करना चाहिए, धीरे धीरे हमारा प्रोग्रेस होगा। सो अगेन प्रभुपाद ने बहुत अच्छे साफ शब्दों में बोला है कि हमें अपने औकात में रह के भक्ति करनी चाहिए। ठीक है। तो उसके बाद अ, हम लोग आगे बढ़ते हैं स्टोरी में। ये बनारस में हम लोग अभी है, और ट्रिप ऑलमोस्ट ओवर हो गया बनारस का, जितना भी उनका शेड्यूल था। जिस दिन प्रभुपाद वहां से निकलने वाले थे, वो जॉन ग्रिसर नाम के एक लड़के से मिलता है। ये अमेरिका का एक फोटोग्राफर था जो प्रभुपाद के साथ जब से सूरत आए थे प्रभुपाद, तब से वो ट्रैवल कर रहे हैं उनके साथ, फोटोग्राफी कर रहे हैं उनका। और उन्होंने जो है, उनकी एक मूंछ थी जिसको उन्होंने मुंडवा ली, और वो अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे थे कि क्या मुझे भी प्रभुपाद के साथ जुड़ना चाहिए। बिकॉज ऑल्दो वो एक अलग ही कैपेसिटी में घूम रहा था, वो कोई डेवोटी नहीं था, बट अगेन ये पावर ऑफ एसोसिएशन है, डेवोटीज के साथ रह रह के वो सोचने लग गया था कि शायद मुझे भी इनके जैसा बन जाना चाहिए। बट अभी वो श्योर नहीं था। अब वो प्रभुपाद को बाय बाय बोलने आता है, प्रभुपाद लोग कहीं और ट्रैवल करने जाएंगे, उसके बाद बॉम्बे जाएंगे, और ये डायरेक्ट बॉम्बे जा रहा है, वहीं मिलेगा प्रभुपाद से कुछ हफ्ते बाद। ठीक है। सो हम देखते हैं प्रभुपाद फिर से गोरखपुर आते हैं। ठीक है। तो उस समय हुआ ये था कि जब प्रभुपाद बनारस में थे, गोरखपुर का ट्रेन के लिए रेलवे स्टेशन पे वेट करे थे, तब उनको पता चला कि कुछ डेवोटीज हैं, उनका एक टीम है जो गलत रेलवे स्टेशन पे चला गया, और वो वापस घूम के सही रेलवे स्टेशन तक आ रहे हैं। तो उस बीच में तमाल कृष्ण और श्याम सुंदर ये लोग भागते रहते हैं, ये टिकट ऑफिस से वो टिकट ऑफिस से, इस टीटी को ढूंढ रहे हैं, उस ऑफिसर को ढूंढ रहे हैं, कंडक्टर के साथ आर्ग्यू कर रहे हैं कि अभी ट्रेन को जाने मत दीजिएगा, कुछ हमारे भक्त आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रभुपाद जो है उस चीज को देखकर मुस्कुरा रहे थे। ठीक है। सो एनीवे, नेक्स्ट वी स्टार्ट अनदर सेशन, अनदर पार्ट कॉल गोरखपुर। वापस आते हैं वो, लेकिन इस बार एक दूसरे काम से। आ, हनुमान प्रसाद पोद्दार, हो सकता है आपको ये नाम याद हो, आज से बहुत महीने पहले जब हम प्रभुपाद का अर्ली डेज डिस्कस कर रहे थे, एज अ सन्यासी, एज अ वनप्रस्थ, बिफोर गोइंग टू अमेरिका। हाँ, हनुमान बिफोर प्रसाद गोइंग टू पोद्दार अमेरिका। जी, ये हेड है गीता प्रेस के, एक पब्लिशिंग कंपनी है। उन्होंने अपना एक प्रॉपर्टी प्रभुपाद को, वो पहले से उनको जानते थे, उनको सपोर्ट करते थे, और अब तो वो खुश भी है कि इतने साल के बाद प्रभुपाद का मिशन रियलिटी बन गया है। तो उन्होंने अपना 2 मंजिले का घर था, पहले वो वहां रहते थे, कृष्ण निकेतन उसके घर का नाम था। और गोरखपुर थोड़ा सा रूरल जगह है, और ये उसके भी रूरल पार्ट में था ये कृष्ण निकेतन। वो अपने दूसरे घर पे बेड रेस्ट पे थे, बेड रिडन थे, मतलब ये अपने बुढ़ापे के एक्सट्रीम स्टेज में थे। 1962 में प्रभुपाद से मिले थे ये फर्स्ट टाइम, और अभी तो 1971 आ गया, 10 साल हो गया। तो प्रभुपाद को उन्होंने डिसाइड किया कि यहाँ पर आप इस चीज को यूज कर लीजिए इस्कॉन के लिए। और प्रभुपाद ने डिसाइड किया कि ठीक है, हम लोग यहाँ पर मंदिर बनाएंगे, गोरखपुर इस्कॉन। ठीक है। सो उनके पास ऑलरेडी राधा कृष्ण की एक डेटीज थी, वो कुंभ मेला के टाइम से वो लेकर घूम रहे थे उसको, कलकत्ता से उनको मिला था कहीं से। और बस अब एक मंदिर भी मिल गया, तो इस डेटी को स्थापना किया जा सकता है। ये पहले भी इनकी पूजा हो रही थी, प्रभुपाद को किसी ने डेटिस ऑफर कर दिया था, तो अब ये पूजा कंटिन्यू होनी चाहिए। द डेटिस विल बी इंस्टॉल टुमारो। प्रभुपाद डायरेक्ट बोलते हैं, आज बिल्डिंग दिया और कल ही डेटिस को इंस्टॉल करना है। उन्होंने अपने 2 डिसाइपल्स को प्रिपरेशन का चार्ज दे दिया, और दूसरे डिसाइपल्स को भी बुलाया यहाँ वहाँ आसपास से कि यहाँ पर आओ, और यहाँ पे हमको प्रिपरेशंस करना, टाइम बहुत कम है। और यहाँ पर जब सेटअप हुआ, 1-2 दिन के अंदर डेवोटीज ने बहुत मेहनत करके प्रॉपरली एक टेम्पल के जैसा फंक्शन कराने लगे वो इस बिल्डिंग को। तो
ऑथर लिखते हैं, द devotees were living in an ISKCON temple atmosphere for the first time since they had arrived in India. इंडिया आए हुए तो उनको एक आध साल हो ही गया था, लगभग लगभग, लेकिन पहली बार उनको इस्कॉन का एक मंदिर है, ऐसा एक मंदिर वाला एटमॉस्फेयर मिला, जैसा उनको अमेरिका के स्टोर्स में मिलता था। क्योंकि आप देखिए कैसे वो लोग भाग दौड़ कर रहे हैं, कभी यहाँ रहते हैं, कभी इस आदमी के घर रहते हैं, कभी उस शहर में घूम रहे हैं, कभी ये कर रहे हैं, कभी वो। उनका एक सेंटर नहीं था यहाँ पर। और अब उनका लाइफ रेगुलेटेड और सिक्योर हो गया। पहला बहुत अनरेगुलेटेड सा था, कभी भी ट्रैवल करो, कहीं भी खाओ, कहीं भी सो, और सिक्योर हो गया। और उनका, क्योंकि एक जगह ठहर के रह रहे थे, तो उनका थोड़ा हेल्थ भी रिकवर होने लगा। वेदर के जैसे उनको हेल्थ अच्छा नहीं लगता था। ये फोटो है प्रभुपाद का, हनुमान प्रसाद पोद्दार है, जो कि कंबल में लेटे हुए आप देख सकते हैं। ठीक है। सो बिकॉज ये इस जीवात्मा ने अपना एक एक प्रॉपर्टी, हो सकता है इनके लिए बहुत बड़ी बात, उतनी बड़ी बात भी नहीं होगी, उन्होंने इस्कॉन के लिए डोनेट कर दिया। तो इसी में इनको इतना, हमको इतना कृपा मिलता है जब हम भगवान के लिए कुछ भी कंट्रीब्यूट करते हैं, वो चाहे 1 रुपया हो या एक बिल्डिंग हो। हमारे कैपेसिटी के हिसाब से हम जो भी भगवान को देते हैं, उसमें उद्धार होना निश्चित हो जाता है। ठीक है। तो प्रभुपाद यहाँ पर ऑफ कोर्स क्लासेस तो लेते ही थे। और जब इस टेम्पल में उन्होंने स्टार्ट किया ना क्लासेस, तो वो हर शाम भागवतम का क्लास देते थे, और श्रीधर स्वामी का कमेंट्री के हिसाब से देते थे। जैसे भागवतम का श्लोकास तो है ही, ठीक है, इतने सारे स्टोरीज है, किसने किसको क्या श्लोका बोला वो तो है ही, लेकिन हर आचार्य ने, या मैं बोलूं मैक्सिमम, कई सारे हमारे आचार्य हैं हमारे परंपरा में जिन्होंने अपना अपना कमेंट्रीज दिया है। प्रभुपाद जिसको परपट बोलते हैं, प्रभुपाद ने भी अपना दिया है। लेकिन प्रभुपाद यहाँ पर क्या कर रहे थे, श्रीधर स्वामी, क्योंकि ये 6 कैंटो है, हम अज्यूम कर सकते हैं कि प्रभुपाद का 6 कैंटो लिखना हुआ नहीं था उस टाइम, क्योंकि प्रभुपाद सारे बड़े बड़े आचार्य का कंपाइल करके बेस्ट लिखते हैं वो। तो श्रीधर स्वामी 14th सेंचुरी, मतलब 1300s, अभी तो हम लोग मतलब 2026 में है, 700 साल पहले एक बहुत ही वरिष्ठ आचार्य थे। उनका कमेंट्री, मतलब जब मैन्युस्क्रिप्ट्स में लिखना पड़ता होगा हम गेसिंग, या मतलब एकदम प्री मैच्योर जो पेपर होता था, इट वॉज नॉट द पेपर वी सी टुडे, तो उनका कमेंट्री से वो क्लासेस दे रहे थे पढ़ के। सो आगे जो होता है हम लोग इसको कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम। श्रीला प्रभुपाद की जय। कल फ्राइडे है, तो इस हफ्ते का आखिरी सेशन होगा, और आने वाले 1-2 सेशंस में हम लोग इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। आई थिंक ये चैप्टर 33 है, राइट? सो 34, 35, 36, 3 चैप्टर और बचेगा इस किताब में हमारा। एनी क्वेश्चंस? तो पहले तो गीता प्रेस मतलब गोरखपुर जो गीता प्रेस थी वही बुक प्रिंटिंग करती थी ना, ऑल ओवर इंडिया में तो उन्हीं का वो धार्मिक पुस्तकें वही पब्लिश करती थी। हाँ तो शायद। हाँ, उसके बाद तो भक्ति वेदांता बुक ट्रस्ट ने भी किया। तो उस समय जो हनुमान प्रसाद पोद्दार है, वो तो चलो, उनको तो उस समय भक्ति वेदांता ट्रस्ट स्थापित नहीं हुआ था, लेकिन अभी कुछ कंपटीशन है क्या दोनों में आपस में? आई नो आइडिया अबाउट। मुझे भी आइडिया नहीं है। वी जस्ट नो मेरे कि को लगता है प्रभुपाद। कि क्योंकि पहले गीता प्रेस गोरखपुर ही आता था, अब तो लेकिन चलिए इस्कॉन बहुत सारी बुक्स पब्लिश करता है ना। भगवत गीता भी वो अपना खुद का करता ही है, तो गीता पहले तो वहीं से बुक्स आती थी सारी धार्मिक, मतलब भागवतम हो गया, भगवत गीता हो गया, रामायण हो गया, महाभारत हो गया, सारे गोरख, मतलब मेरे ससुराल में अभी भी हम लोग के पास भागवतम है, कैंटो 1 कैंटो 2 वहाँ है। पहले 2 ही बुक्स में आती थी भागवतम, बड़ी बड़ी बुक्स एकदम मोटी मोटी, वो अभी भी रखी हुई है। वो जी। सब गीता प्रेस फिर गोरखपुर तो की है। अगर मैं अभी उत्तर सोचने बैठूं आपके सवाल का, तो मुझे एक लॉजिक यही आता है, अगर ये ऑलरेडी एक भगवत गीता थी गीता प्रेस की पब्लिश की हुई, तो प्रभुपाद ने फिर दूसरा लिखने का मेहनत ही क्यों किया? क्योंकि जरूर उसमें उसमें कुछ जो अधूरा रहा हो। प्रभुपाद ने जो लिखा एज इट इज, उसमें जरूर कुछ ना कुछ तो, मतलब डिफेक्ट तो नहीं बोलना चाहिए, प्रॉपर वर्ड नहीं है, लेकिन कुछ तो डायल्यूशन होगा, तब प्रभुपाद ने ये लिखा। और हाँ। प्रभुपाद का तो इतना एज इट इज बोला, एज इट इज उसमें लिखा हुआ है, भगवत गीता एज इट इज, मतलब यथारूप। यथारूप सेम जैसे भगवान ने कहा है, प्रभुपाद ने वैसे ही छापा, और फिर ऊपर से प्रभुपाद का परपट, ऑल आर डायनेमिक परपट्स, तो वो जी। तो किसी ने भी इनफैक्ट कोई भी संस्था नहीं है जिसने भगवत गीता एक्सप्लेन करने की कोशिश की, ओनली इस्कॉन को छोड़ के। और बाकी सब श्लोका आप सिखा देंगे, संस्कृत सिखा देंगे, पढ़ना सिखा देंगे किसी को,
मीनिंग या तात्पर्य या जो भी एक्सप्लेनेशन से किसी को मतलब ही नहीं है। मेरे को यही लगता है, जैसा मैंने अपनी शिक्षा गुरु से सीखा है, मेरे को तो यही समझ में आता मुझे भी ऐसा ही लगता है, है। क्योंकि हमारा एक ही शिक्षा गुरु है। तो तो हाँ, वही वही सिंपल लॉजिक है कि कुछ ना कुछ तो उसमें मिसिंग होगा, कि प्रभुपाद फेल्ट द नीड कि अरे हम सिर्फ इसी किताब से नहीं सिखा सकते, हमको लिखना पड़ेगा अपना पर्पस। एंड एक्चुअली मुझे नहीं पता गीता प्रेस का ऑथर कौन है, किसने रिसर्च करके उसको लिखा है, कौन कितना सिद्ध है वो पुरुष। लेकिन मुझे ये पता है कि प्रभुपाद कौन है, और मुझे ये भी पता है कि जब प्रभुपाद लिख रहे थे तो उनके सामने 6-7 अलग अलग जो आचार्य है परंपरा में सीनियर, उनका कमेंट्रीज प्रेजेंट था। उन सबको पढ़ते थे एक एक श्लोका के, फिर उसको कंपाइल करके एक चीज लिखते थे वो। तो आई थिंक इट्स वेरी सेफ। अगर वही मैं यस। पूछूं गीता प्रेस का ऑथर कौन है और उसने कहाँ से रिसर्च किया, आई हैव नो आंसर, आई डोंट। आई टू। लेकिन बस मेरे मन में कभी कभी ऐसे मन में आता है, विचार आया था एक दो बार। अभी अभी आया ना गीता प्रेस का, हनुमान प्रसाद पोद्दार ने जब अपना घर दिया, जमीन दी, मतलब इसको तो मैं। जी, थैंक यू माता जी। एनी अदर थैंक क्वेश्चन? यू। सीइंग नो क्वेश्चंस, कविता माता जी आप कुछ नहीं बोलते तो अधूरा लगता है। सीइंग नो क्वेश्चंस, लेट्स एंड द सेशन। थैंक हरे यू, शिला कृष्ण। प्रभुपाद की जय। कल मिलते हैं, हरे कृष्ण। कभी सुनना भी चाहिए ना अच्छे से कि कौन क्या बोल रहा है, तो हमारा जी इससे भी हमारा नॉलेज बढ़ता है ना। जी जी, ठीक है जी, हरे कृष्ण, थैंक यू। हरे कृष्ण।